हेलो दोस्तों, तो आज हम मौलिक कर्तव्यों से संबंधित दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा इस वीडियो को कल बनाना था लेकिन कल नहीं ला पाए हैं, तो आज लाए हैं, उसके लिए सॉरी। आज हमें मौलिक कर्तव्यों से पहले वीडियो में यह समझ चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान से ग्रहण किए गए हैं और मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग कितने में है और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितने में है। इन सब के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया, उसको देख लिया जाकर, वही वीडियो चैनल पर भी मिल जाएगा। और एक बात बता दें, जैसे MPPSC, UPSC, SSC, GGL के लिए मेंस परीक्षा होती है ना, उसके लिए थोड़ा ये वीडियो अच्छा है। वो तो हमने प्रीलिम्स के लिए दिया था, प्रीलिम्स मेंस दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें मेंस के लिए भी ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। अगर कोई भी बच्चा SSC, MTS, रेलवे यानी परीक्षाओं की परीक्षा तैयारी कर रहा है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख ले और इस सभी जानकारी को जब बस पढ़ ले। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसमें से बीच बीच में कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो अपन लोग उसको देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और तो आज के मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या है कि मौलिक कर्तव्य, ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध क्या है। जैसे अगर कोई पूछते हैं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, उनके बीच कैसे संबंध है, तो ऐसे अपन को कुछ पता होना चाहिए। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों की संविधान में निहित मूल्यों का सम्मान करने और उनका पालन करने की जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। देखो, मौलिक अधिकार तो व्यक्तिगत अपनी स्वतंत्रता के लिए है और मौलिक कर्तव्य है जो संविधान है ना, उसका सम्मान करने के लिए और उसका पालन करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर जोर देते हैं मौलिक कर्तव्य। तो इसके बीच इस संबंध हो गए पूरक प्रकृति के बीच में संबंध। मौलिक कर्तव्य तो व्यक्तिगत स्वतंत्र व्यक्ति के अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है और मौलिक कर्तव्य तो है जो नागरिकों को संविधान में पालन और उनका सम्मान करने पर जोर दिलवाते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को समझ में नया है तो बताइएगा, हम थोड़ा और डायरेक्टली बनाएंगे। तो आप बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। चलिए आगे जान लेते हैं। पूरक प्रकृति के बाद आ जाता है अधिकारों में संतुलन। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि जब वे विभिन्न अधिकारों का आनंद लेते हैं तो राष्ट्र और समाज के प्रति उनके कर्तव्य भी होते हैं। अधिकारों में संतुलन से मतलब है कि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना है, यानी कि जो व्यक्ति के अधिकार है और सामूहिक जो व्यक्ति की जिम्मेदारियां उनके बीच संतुलन स्थापित करना, यानी कि उसके बिगाड़ना नहीं, उसके नियम कानूनों को बनाए रखना। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं कि जब भी विभिन्न अधिकारों का आनंद लेते हैं तो राष्ट्र समाज, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं अपन लोग उसका आनंद लेते हैं, तो उसमें मौलिक कर्तव्य ये बताते हैं अगर अपन कुछ मनोरंजन कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं तो अपन को मौलिक कर्तव्य याद दिलाते हैं कि हमारे ये राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन बनाए रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके लिए भ्रष्टाचार उत्पन्न करें। तो इसके लिए अधिकारों में संतुलन करना होता है। जैसे जैसे अधिकार होते हैं वैसे ही अधिकारों को करना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनको कॉपी पेन उठा करके इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए। आपको MPPSC, UPSC के लिए बहुत मोस्ट है, आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और SSC, GGL में भी ऐसे ही आते हैं, UPSI, MPPSI। तो चलो आगे देखते हैं। संवैधानिक व्याख्या। तो मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच संतुलन देख लेते। पहला हो गया पूरक प्रकृति, फिर हो गया संवैधानिक अधिकार। अब आ गया संवैधानिक व्याख्या। देखिए, हालांकि मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों की व्याख्या और उन्हें लागू करते समय न्यायपालिका द्वारा उन्हें ध्यान में रखा जा सकता है।
मौलिक अधिकार से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते समय न्यायपालिका इन कर्तव्यों की भावना पर विचार करती है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में तो लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो वहाँ के भी व्याख्याकर्ता होता है तो इन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, उनका पालन करते हुए उनका कार्य करते हैं, सम्मान के साथ विचार विमर्श करके उनका कार्य करते हैं। तो न्यायपालिका उन्हें ध्यान में रखकर ही कार्य करती है। ऐसा नहीं कि उनको एक साथ रखते, लेकिन लागू नहीं होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को ये होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और इसकी क्वालिटी कैसी है, थोड़ा बहुत उसमें कमी हो वो भी बताओ। तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, तो अब हमारी क्या परेशानी। देखो अगला है सामाजिक सद्भाव। कई मौलिक कर्तव्य। सामाजिक सद्भाव में कई मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों के बीच सामाजिक सद्भाव और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देना है। यह भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुलवादी देश में विशेष रूप से प्रासंगिक है। यानी कि कई मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों के बीच सामाजिक सद्भाव और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देना है, लेकिन यह भारत जैसे विविधतापूर्ण बहुलवादी देश में विशेष रूप से प्रासंगिक है। जैसे मौलिक कर्तव्य है वो है समाज के जो हमारे नागरिक होते हैं उनके लिए अच्छे मन में भाव उत्पन्न करना, साझा पहचान भावना की बढ़ावा देना। तो इससे हमारे मौलिक कर्तव्यों को सम्मान बना रहता है, उनके कोई भ्रष्टाचार, उनके कोई नियम कानून नहीं तोड़ते और उसके भी वो अच्छे से उनका पालन होता रहता है। तो सामाजिक सद्भाव समाज में हमारे यही होता है। अगर आप शैक्षिक और जागरूकता मूल्य में देखें तो मौलिक कर्तव्य शैक्षिक उद्देश्य और नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक है। वे लोगों में मूल्य और नागरिकता की भावना को भी स्थापित करने में मदद है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो शैक्षिक हमारी शिक्षा जगत में भी महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके जो कर्तव्य होते हैं, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और जिसने हमको बलिदान नहीं दी है उसको हृदय में संजोए रखना, उसके लिए भावना उत्पन्न करना। और इसीलिए तो शिक्षक जगत और जागरूकता के लिए भी बने। हमने उस दिन कर्तव्य देखे थे ना कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, 11 होते हैं। पहले थे 10 फिर 11। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन अधिनियम और कब जोड़ा गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन जोड़ा गया। तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। जिसने उस वीडियो को देखा होगा मौलिक कर्तव्य में जिसमें हमने उसको समझाया था, तो आप लोग इसका जवाब सही बताओगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा 11वां मौलिक कर्तव्य। आपको ये होमवर्क है, थोड़ा पूछताछ भी तो करनी पड़ती है ना। चलो आगे देख लेते हैं संक्षेप में। देखो मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते और उन्हें पूरा न करने पर कोई दंड नहीं है। हालांकि वे नागरिकों की नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं और संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करने के बड़े लक्ष्यों में योगदान करते हैं। वे भारतीय संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। और थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं फिर नीचे पढ़ेंगे। देखो मौलिक कर्तव्य जो न्यायालय में लागू नहीं किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा न करने पर कोई दंड भी नहीं है। लेकिन हालांकि वे नागरिकों के नैतिक उनके जो कर्तव्य उनकी जिम्मेदारी उनको तो याद दिलाते हैं ना। संविधान के मूल्यों सिद्धांतों को संरक्षित करके बड़े लक्ष्यों का योगदान भी देते हैं। जैसे उन्हें न्यायालय में लागू नहीं किया जाए तो उनके लिए ना कोई दंड नहीं है कि माने ना कुछ दंड दे सका तो नहीं, लेकिन उनके कर्तव्य होते हैं तो सभी लोग पालन करते हैं वैसे अपने कर्तव्यों को। तो जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाए तो पूरे देश में ही तो इसका सम्मान है। तो यही तो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक यानी अपने मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक न्यायपूर्ण सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हैं। तो ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं, आप इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अपन लोग। अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका और उनका महत्व। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की क्या भूमिका है, उनका क्या जैसे भूमिका होती है और क्या उनका महत्व। यानी कि जैसे एक पिता की अपने बेटे के प्रति भूमिका क्या होती है, ऐसे ही मौलिक कर्तव्यों की भी भूमिका देखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना नागरिकों को यह दिलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था कि उनके अधिकारों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को संविधान और राष्ट्र के प्रति नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक दायित्वों की ओर प्रेरित करते हैं। हालांकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनका पालन करना एक नैतिक कर्तव्य माना जाता है जो समाज में सद्भाव, अनुशासन और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। देखो, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया था? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इसलिए शामिल किया गया था कि व्यक्तियों को यह याद दिलाया जाए कि उनके जो मौलिक अधिकारों के संबंधित मौलिक अधिकार है के साथ साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य भी बनते हैं। संविधान राष्ट्र के प्रति उनके नियम हैं, उनको सम्मान देना है, उनके कर्तव्य नागरिकों के। इसलिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अपन को कुछ याद नहीं करना है, इतना बस करना है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्यों रखा गया है। तो इसलिए क्योंकि जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनको यह भी याद दिलाना है कि उनके कुछ कर्तव्य होते, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर उनको ये नहीं याद दिलाया तो वे तो फिर अपनी मनमानी करेंगे अधिकारों से, इसलिए उनके अधिकार दे दिए जाएंगे तो फिर वे तो भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए उनके कुछ कर्तव्य भी बनाए गए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमारी आशा है इतनी। तो कुछ समझ में आया कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार संतुलन का महत्व। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में संतुलन का महत्व क्या है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। इसमें सबसे पहले देखो, संविधान की आत्मा की रक्षा। तो इसका महत्व सबसे पहले संविधान की हमारी आत्मा की रक्षा। मौलिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक केवल अपने अधिकारों की मांग न करे, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करे। देखो, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का क्या अच्छा महत्व है। संविधान की आत्मा की रक्षा यानी कि हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं वे अपने मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सिर्फ मांग न करें, ये भी सोचे कि उनके समाज के प्रति क्या कर्तव्य है और उनके समाज में क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। दूसरा है कि न्यायपालिका द्वारा मान्यता है। यद्यपि ये कर्तव्य न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई मामलों में इनके महत्व पर दे चुके हैं। देखो, लेकिन इनको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको कई मामलों में इनके महत्व पर जोर भी दे चुके हैं। अगला है इसके बारे में तीसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अधिकारों और जिम्मेदारियों में संतुलन करना। जैसे मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ना, वैसे ही मौलिक कर्तव्य उन्हें राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मतलब मौलिक अधिकार नागरिक को संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, वैसे ही मौलिक कर्तव्य उन्हें राष्ट्र के प्रति कुछ उत्तरदायित्व बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा। देखो, एक कर्तव्य नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि उनकी संविधान में और राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को क्या जिम्मेदारियां, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, यह सद्भाव बनाने की प्रेरणा देते हैं मौलिक कर्तव्य। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो के द्वारा समझ गए मौलिक कर्तव्यों का महत्व। थोड़ा हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कि सरला मुद्दल बनाम भारत संघ 1995 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो समाज में कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। मतलब उन्होंने जब 1995 में कहा था कि मौलिक कर्तव्यों को अगर व्यक्ति मानेंगे ना तो कई समस्याएं हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। क्या है? सबसे पहले न्यायपालिका और मौलिक कर्तव्य। यानी कि सबसे पहला है कि अप्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं। यानी कि
IMS छात्र संघ बनाम भारत संघ 2000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, भले ही कोई कानूनी दंड न हो। देखो ये भी हो सकता है, इसमें लिखा भी है ना, तो फिर अपनों को मौलिक कर्तव्यों को तो पालन करना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों की व्याख्या में सहायक। विश्वनाथ बनाम भारत संघ 2003। न्यायालय ने कहा कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है। विश्वनाथ बनाम भारत संघ 2003 में न्यायालय ने कहा था कि मौलिक कर्तव्य है जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। तो आप लोग इन उदाहरणों को भी देख लीजिएगा, इनके साथ साथ, तो थोड़ा और जल्दी समझ में आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसको ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति का, इसका एक अधिकार है। अगला है मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ, यानी कि कानूनी बाध्यता का अभाव। मौलिक कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से नागरिकों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि इनके उल्लंघन पर कोई दंड नहीं है। सही, यानी कि कानूनी बाध्यता का अभाव है मौलिक कर्तव्यों में। अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को नहीं माने तो उसको कोई उल्लंघन, यानी कि कोई दंड नहीं दिया जा सकता। पूरी तरह से नागरिकों की इच्छा शक्ति पर निर्भर है मौलिक कर्तव्य। जन जागरूकता की कमी है। अधिकांश नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनजान हैं, जिससे इनका पालन प्रभावी रूप से नहीं हो पाता है। यानी कि देश में कितने भी व्यक्ति हैं जो इन मौलिक कर्तव्यों को नहीं जानते हैं। आधे से ज़्यादा व्यक्ति हैं जो इस मौलिक कर्तव्यों को अपने पास नहीं जानते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। तो इन बिंदुओं के द्वारा आप लोग शायद समझ गए हो कि मौलिक कर्तव्यों की हमारे देश के संविधान में क्या भूमिका रही है और कैसे हैं और इनको क्यों रखा गया था। व्याख्या और पालन में अस्पष्ट। कुछ कर्तव्यों की व्याख्या स्पष्ट नहीं है, जिससे इनके प्रभावी अनुपालन में समस्या आती है। यानी कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनकी व्याख्या सही से नहीं की गई है, जिससे इनको अनुपालन करने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। अगला है भविष्य में मौलिक कर्तव्यों की संभावना। हमारे वर्तमान समय में भविष्य जो आने वाला है उनकी संभावना। नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना मौलिक कर्तव्यों के जरिए। सरकार को शिक्षा प्रणाली में मौलिक कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से शामिल करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों में यानी कि जितने भी बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको भी बताना चाहिए कि आपके क्या मौलिक कर्तव्य, स्कूल के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। तो इसके जरिए नागरिकों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। कानूनी रूप से प्रभावी बनाना। कुछ महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों को कानूनी दायरे में लाने के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। अगला है न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय इन कर्तव्यों को संवैधानिक मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अधिक महत्व दे सकते हैं। और उदाहरण देखो, इसका उदाहरण है कि MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण को अनिवार्य बनाया था। थोड़ा भी इन सबका निष्कर्ष, जैसे अपन कुछ करते हैं तो उसका कुछ निष्कर्ष तो आता है ना। तो देखो इसका निष्कर्ष निकल आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए एक नैतिक और सामाजिक दिशा निर्देश है, जो उन्हें राष्ट्र, समाज और संविधान के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। ये कर्तव्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि हर नागरिक इन्हें आत्मसात करे और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। इसी तरह से इस मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था और उनको संविधान में रखा गया था कि जितने भी व्यक्ति हैं देश के, वे अपने अधिकारों के साथ साथ ये भी समझे कि उनके कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी है। ऐसा तो आशा है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमारे मौलिक कर्तव्य और हमने मौलिक अधिकार भी इससे पहले बता दिए हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं इन दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ ले, ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी पक्की हो जाए। तो हम थोड़ी आपको होमवर्क देते हैं।
तो आप लोग बताइए, कल की वीडियो में बताया था कि मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था और उस समिति का गठन कब किया गया था, और जब समिति का गठन किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इन 3 क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है। कौन कौन से? सबसे पहला है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और दूसरा है जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, और मौलिक कर्तव्यों को जो सी समिति द्वारा जोड़ा गया था उसका गठन कब किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नीति निरूपक तत्वों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।